हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और यहाँ पर आपको संप्रेषण या संचार के अंतर्गत ये लेक्चर दिया जा रहा है और हमारा प्रयास रहेगा कि 2 से 3 लेक्चर में 2 या 3 लेक्चर में आपको पूरे तरीके से संप्रेषण या संचार की जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको करा दिया जाए। संप्रेषण या संचार या कम्युनिकेशन और अंतर्वैयक्तिक कौशल, इंटरपर्सनल स्किल्स, इन सब के 4 लेक्चर आपको दिए गए हैं। चारों लेक्चर आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा मैथ के जो क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं उसको हम वहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं, उसको भी देखिए, ठीक है। और बाकी सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ भी भेजी जा चुकी है, तो आप जाकर उस पर देख सकते हैं, ले सकते हैं। और सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। रेगुलर क्विज हो रहे हैं और क्विज जो हो रहे हैं कम से कम आप लोग 2 महीने पीछे जाकर वहाँ से क्विज करना शुरू करिए, बहुत आपको फ़ायदा होगा। ओके, ठीक है। तो चलिए लेक्चर देखिए और शुरू करते हैं। पहला लेक्चर है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं, कथन और कारण वाले हैं। तो अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं। अंतर्वैयक्तिक क्या होता है? इंटरपर्सनल। एक होता है अंतःवैयक्तिक। अंतः मतलब खुद से आप अपना संप्रेषण कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं कि इस बार तो पीसीएस निकाल देंगे क्योंकि संप्रेषण संचार तैयार हो गया है, मैथ वगैरह तैयार हो गई है। अपने से जब बात करते हैं तो उसको कहते हैं इंट्रापर्सनल, अंतःवैयक्तिक होता है। यहाँ अंतर्वैयक्तिक की बात हो रही है, यानी इंटरपर्सनल, यानी बिटवीन 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में जब संप्रेषण होता है तो अंतर्वैयक्तिक होता है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं। अंतर्वैयक्तिक व्यवहार जो होते हैं अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं। आप अपने दोस्त के साथ व्यवहार बनाते हैं, कोई दोस्त मिल गया कहीं पर भी तो व्यवहार बना लेते हैं कि भैया और कैसे हैं, कहाँ से हैं, ये वो, कभी काम आइएगा, कभी ज़रूरत पड़े तो कॉल करिएगा। तो आप व्यवहार बनाते हैं ना कि आपकी आंतरिक आवश्यकताएं कुछ होती हैं, हाँ कभी उधर आएंगे तो हो जाएगा, मतलब इस प्रकार से होता है। और कारण दिया गया कि लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं। तो एक दूसरे से तो व्यवहार आगे बढ़ाते हैं। आप किसी दुकान वाले से जाते होंगे सामान लाने, चीनी लाते होंगे, तेल लाते होंगे, दूध लाते होंगे, चाय पत्ती लाते होंगे, सब सामान लेके आते होंगे, बिस्किट वगैरह सब कुछ। तो वहाँ पर भी आप व्यवहार बनाते हैं, लेकिन वहाँ पर तो आप पैसा देते हैं, है ना। बात पैसे की जब आ जाती तो कह देते हैं बात पैसे की आ गई तो अब दोस्ती कहाँ रही। हाँ, तो फिर भी वहाँ पर व्यवहार बना रहता है आपका, है ना, वहाँ पर व्यवहार बना रहता है। तो एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर लिखा है कि लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं क्योंकि अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताएं द्वारा प्रेरित होते हैं। तो यहाँ पर क्या कथन और कारण की व्याख्या नहीं हो रही है। दोनों अपने हिसाब से सही हैं, कथन और कारण सही हैं, लेकिन उसकी व्याख्या यहाँ पर नहीं हो रही है ना। अब दुकानदार से आप सब व्यवहार बनाते हैं क्योंकि आवश्यकताएं आपकी पूरी हो रही हैं। आवश्यकता जब भी पूरी होती तो आदमी एक तरह से होता है कि पैसे वगैरह की बात नहीं होती है ना। तो ये बात हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, ए तथा आर दोनों सही हैं लेकिन दोनों की व्याख्या नहीं करता है, स्पष्टीकरण नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ पर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवाचिक संप्रेषण सहायक का उदाहरण। अवाचिक क्या है? बिना बोले जो संप्रेषण होता है। अवाचिक संप्रेषण सहायक का उदाहरण क्या है? यहाँ पर चिल्लाना, बिना बोले तो चिल्ला तो पाएंगे नहीं। वाचिक मतलब बोलना, अवाचिक मतलब ना बोलना, है ना। एक होता है मूक का विलोम होता है वाचाल, मूक का होता है वाचाल। बहुत पूछता है यूपी में समीक्षा अधिकारी वगैरह में पूछता है मूक का विलोम वाचाल। हाँ, पीसीएस मेंस के हिंदी के पेपर में भी पूछा जाता है। तो मूक का वाचाल होता है, यही वाचिक की बात हो रही। तो यहाँ पर अवाचिक है। अवाचिक संप्रेषण सहायक का उदाहरण है क्या? चाक्षुष संपर्क। चाक्षुष मतलब आँख के संपर्क की बात हो रही। चिल्लाना नहीं, शब्द जाल, बुदबुदाना, ये तो वाचिक में आ जाएंगे, है ना। चाक्षुष संपर्क यानी आई कांटेक्ट होता है तो आँख अवाचिक संप्रेषण होता है ना। आँखें ही होती हैं सब कुछ करने वाली, अवाचिक संप्रेषण हैं। जैसे एक गाना है ना, नैना रे तू ही बुरा तुझसे बुरा न कोई, खुद ही दिल का रोग लगाए खुद ही बैठा रोए। तो ये आँखें ही करती हैं। तो अवाचिक संप्रेषण सहायक का उदाहरण है आई कांटेक्ट। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा गया है कि चाक्षुष संपर्क, आई कांटेक्ट एक अवाचिक संप्रेषण, अवाचिक यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है, जबकि शेष वाचिक संप्रेषण है। अवाचिक संप्रेषण में आँख और चेहरे का हाव भाव, सामान्य शारीरिक भाषा प्रकटन आदि भावों को शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन से तात्पर्य है
कूट लेखन से तात्पर्य है। क्या होता है कूट लेखन? हमने जब आपको बताया था कि पढ़ाया था हमने, तो आपको बताया था कि यहाँ पर एक होता है सेंडर, यानी आप प्रेषक है। सेंडर होता है, तो फिर यहाँ पर क्या होती है? इनकोडिंग होती है। इनकोडिंग। सेंडर क्या होता है? अभी फ़ोन में ही ये सेंडर हुआ, फिर यहाँ इनकोडिंग होती है आपका, फिर मैसेज होता है, मैसेज ये चलता रहता मैसेज। और उसके बाद यहाँ पर आपका एक मीडियम होता है, यानी मीडियम यानी माध्यम होता है। फिर जहाँ पर पहुँचता है, मान लीजिए आपने, चलिए पहले लिख लें, मीडियम है, फिर उसके बाद जहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर क्या होती है? डीकोडिंग होती है। डीकोडिंग के बाद क्या होता है कि वहाँ पर फिर रिसीवर होता है, प्राप्तकर्ता। रिसीवर जब प्राप्त कर लेता है, रिसीवर जब संप्रेषण मतलब मैसेज प्राप्त कर लेगा तो वो फीडबैक देता है। तो बीच में फीडबैक ओके, फीडबैक देता है। जैसे हाँ, तो सेंडर यानी भेजने वाला, प्रेषक, इनकोडिंग यानी कूट लेखन, फिर मैसेज यानी आपका जो मैसेज है, और मीडियम यानी माध्यम, फिर डीकोडिंग होती है, फिर उसके बाद रिसीवर होता है। तो यहाँ पर इनकोडिंग, जैसे आपके फ़ोन में क्या है? इनकोडर लगा हुआ है। जब आप व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप करते हैं तो इनकोडर क्या करता है? इनकोड कर देता है मैसेज को। फिर माध्यम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में पहुँचता है, और जिसके फ़ोन में पहुँचता है वहाँ डिकोडिंग होती है, और डिकोडिंग के बाद रिसीवर रीड कर पाता है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, फिर रिसीवर फिर रिप्लाई देता है कि यस आपका मैसेज प्राप्त हुआ है ना। आप किसी से भी बात करते हैं नॉर्मल भाषा में, तो ये इसके वो घटक हैं। और उसके अलावा एक होता है यहाँ पर नॉइस भी, शोर भी एक इसका घटक है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो यही इनकोडिंग क्या होती है? संकेतों का तांत्रिकी आवेगों में परिवर्तित करना इनकोडिंग होती है। संकेतों को तांत्रिकी आवेगों में परिवर्तित करना। अब हम फ़ोन की बात किए हैं, नॉर्मल भाषा में हो सकता है। नॉर्मल जैसे पहले पत्र भेजा जाता था, मान लीजिए एक सेकंड, मान लीजिए यहाँ पर यहाँ से ईरान वगैरह से पहले संप्रेषण हो रहा है। ईरान से कोई व्यक्ति है, उसने संप्रेषण सेंड किया। इनकोडिंग मतलब कि वो अपनी भाषा में लिखा है, इनकोडिंग अपनी भाषा में लिखा है, और उसके बाद उसी का ईरानी ही व्यक्ति यहाँ पर हो डिकोडिंग करने के लिए, है ना, ईरानी ही व्यक्ति हो। जैसे आप देखे होंगे कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी रसिया गए हों तो वो अपने साथ एक तो ट्रांसलेटर रख के गए रहते हैं, तो वही एक इनकोडर एक डिकोडर होते हैं। ये इधर करते हैं, वो उधर करते हैं, वो उनको वो समझाते हैं। इधर हमारे प्रधानमंत्री जी बोलेंगे हिंदी में, वो जो है कि फिर पुतिन जी को समझाएंगे उस भाषा में, रसियन में। तो ये होता है ना। तो क्या होता है? संकेतों को तांत्रिकी आवेगों में परिवर्तित करना। ओके, ठीक है। संप्रेषण की प्रक्रिया में इनकोडिंग कूट लेखन के माध्यम से संकेतों को वाचिक, वर्बल अथवा अवाचिक संकेतों में तांत्रिक आवेगों में परिवर्तित किया जाता है। ओके, ठीक है। संप्रेषण के संदर्भ में संदर्भ किसे कहते हैं? संप्रेषण के संबंध में संदर्भ किसे कहते हैं? तो यहाँ पर वार्तालाप के लिए भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण। अब क्यों इसको कहते हैं संदर्भ? को कहते हैं कंटेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है ना। संप्रेषण के संबंध में संदर्भ किसे कहते हैं? वार्तालाप के लिए भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण। संप्रेषण के संबंध में संदर्भ कॉन्टेक्स्ट वार्तालाप के लिए भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक वातावरण को कहते हैं। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। संप्रेषण के संबंध में संदर्भ को वार्तालाप के लिए भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वातावरण को कहते हैं। ये याद रखिएगा। यहाँ पर कहीं पर रिलीजियस की बात नहीं है, रिलीजन वगैरह की, धार्मिक संदर्भ की बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक। तो यही है कि वार्तालाप के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीपीसीएस में पूछा, निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए? विचार करिए। विचार करते हुए बताइए। संप्रेषण के कथन और कारण है। संप्रेषण के नियामक नियम हमें यह बताते हैं कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, यही तो बताते हैं। संप्रेषण के यही तो रूल हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब प्रोफेशनल कहते हैं कि प्रोफेशनल तरीके से रहना है, आपको सही तरीके से कपड़े पहनना है, किस प्रकार से आपको क्लाइंट के साथ बात करनी है ना। तो जैसे कोई कोचिंग वगैरह हो, वहाँ पर जाएंगे तो आपको किस प्रकार से आपसे बात करेंगे, आपका मन मोह लेंगे। लेकिन जब आप पैसा दे देते हैं तो हाँ ठीक है, हो गया, चलिए ठीक है, हाँ हो जाएगा, और जब तक आप नहीं दिए रहते हैं तो आपका पूरे तरीके से चूना लगाया जाता है बढ़िया से। तो वही ये होता है कि संप्रेषण वही होता है, बढ़िया तरीके से आप खुश हो जाएंगे, अरे वाह क्या बात की है, चाय भी
पिलाए, सब खाना भी खिला दिए, नहला भी दिए, है ना। तो ये है संप्रेषण के नियामक नियम हमें यह बता दें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और कारण बताया कि संप्रेषण में अंतःक्रियाओं की संरचना और समन्वय आवश्यक है। अंतःक्रियाओं की संरचना और समन्वय आवश्यक है। अगर अंतःक्रिया जो है आपके अंदर खुद आप अगर उसका यहाँ पर देखिए, नहीं इसमें वो नहीं है, संप्रेषण में अंतःक्रियाओं की संरचना और समन्वय आवश्यक है। अंतःक्रियाएं, आपके अंदर क्रियाएं का इसका समन्वय होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी बोल दो आप, मतलब उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ भी ना बोल दो, बातचीत करो तो कुछ भी ना बोल दो कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। यहाँ पर प्रोफेशनल की बात हो रही है ना। तो कारण क्या कहता है कि संप्रेषण में अंतःक्रियाओं की संरचना और समन्वय आवश्यक है, क्योंकि संप्रेषण के नियामक नियम हमें यह बताते हैं कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। यही बात है। तो ये तथा आर यहाँ दोनों सही हैं और आर्य का सही स्पष्टीकरण है। ओके, अब यहाँ पर हमने एक बताया था आपसे कि ये चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे हमने बताया था कि ये आवाचिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं, जिसमें शरीर के हाव भाव से ही संप्रेषण होता है। तो गले के पीछे हाथ रखने को कहा जाता है कि असहमति, गले के पीछे हाथ रख रहे हैं, अरे पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। आंखें सिकोड़ना, अस्वीकृति, नाक सहलाना, अतिशयोक्ति, नाक सहलाना, अतिशयोक्ति, अरे ऐसी कैसी बात हो गई, बहुत ज़्यादा हो गया। अब है ना कि एक अलंकार वगैरह होते हैं कि पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी जो परात जो होती है उसमें मतलब पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनों के जल से ही पैर धो दिए। ये कृष्ण और सुदामा के बीच का वो है। तो ये चीज़ें हैं, है ना। तो अतिशयोक्ति हो गई, वहाँ पे शायद अतिशयोक्ति अलंकार होगा, इतना हमें नहीं पता है। इसी प्रकार की चीज़ें हैं, है ना। चश्मा उतार कर नीचे रखना, कोई बातचीत कर रहा है आप चश्मा निकाल के रख दिए कि अरे पता नहीं क्या बता रहे हैं, टेबल पे रख दिए तो नहीं सुन रहे हैं, ऐसी बातें होती हैं। ठीक है, तो ये है यहाँ पर, ये सही सुमेलित होगा। वैसे आप लेक्चर देखेंगे तो उसमें और भी चीज़ें हमने बताए हैं, तो एक आध क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। ओके, अच्छे श्रोता बनने के लिए 2 कौशल संबंधित हैं। जो 2 कौशल संबंधित हैं, यही आप अच्छे श्रोता होंगे तो अभी तक रुके होंगे और आप फीडबैक देंगे। कहते हैं एक्टिव लिसनर, सही तरीके से सुन रहे हैं, एकदम टीचर पढ़ा रहे हैं एकदम सही तरीके से सुन रहे हैं, आई कांटेक्ट भी सही है, चाक्षुष संपर्क भी सही है, तो एकदम आपका आई कांटेक्ट सही रहेगा। और आई कांटेक्ट तो बहुत से लोग कर लेते हैं, आई कांटेक्ट होता है टीचर के साथ, लेकिन क्या होता है कि आई कांटेक्ट कर तो लेते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। आई कांटेक्ट किए पड़े हैं, सोच रहे हैं कि जल्दी पढ़ा लेते तो जाते समोसा खा लेते, नहीं तो दुकान बंद हो जाएगी और वो चटनी ख़त्म हो जाएगी, शाम तक उसके यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो आई कांटेक्ट तो नहीं रहता है, लेकिन दिमाग कहीं, आई कांटेक्ट होता है दिमाग कहीं और रहता है। तो अच्छा श्रोता कौन होगा? जब अच्छा श्रोता ध्यान देगा और फीडबैक देगा। आप जब सही तरीके से सुनेंगे तभी तो फीडबैक दे पाएंगे। आप सही तरीके से, जैसे हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, सही तरीके से सुनेंगे, आपके सामने होते तो आप तुरंत फीडबैक देते, अगर लाइव होते तब भी फीडबैक देते, यहाँ सर अब समझ में आया, एकदम सही कर रहे हैं सर, फिर से बताइए इसमें क्या हो सकता है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो अच्छे श्रोता बनने के लिए 2 कौशल संबंधित है, वो ध्यान देना और प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देना। ओके, अब यहाँ पर एक सक्रिय श्रोता द्वारा एक तकनीक जिसे प्रयोग में लाया जा सकता है वह है एक सक्रिय श्रोता, एक्टिव लिसनर के द्वारा। तो वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना। टीचर जब पढ़ाता है कि आप अपने शब्दों में बताइए, जैसे 3 इडियट मूवी देखे हैं, आमिर खान अपने शब्दों में बताता है, लेकिन वहीं पे एक जो होता है, क्या नाम है उसका, उसको कुछ और नाम से बुलाते हैं, नाम याद नहीं आ रहा है उसका, तो उसको क्या कहते हैं कि वो पूरा कहता है कि मशीन जब वगैरह वगैरह बता देता है, और वो बताता है कि आमिर खान अलग तरीके से बताता है। तो आमिर खान कहता है कि आखिर कहना क्या चाहते हो? मशीन सर, ये फैन मशीन है, ये मशीन है। तो वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना, वक्ता कुछ बताया हो उसको अपने शब्दों में बताइए। और यूपीएससी में जब भी आप आंसर लिखेंगे, जब आपके अपने शब्द होते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ये पर्सनल अनुभव है। संदेश होता है, संदेश क्या होता है? एक सुस्पष्ट संकेत जो कोलाहल स्तर से ऊपर हो। अगर कोलाहल होगा तो क्या होगा कि कोलाहल होगा तो संदेश सही तरीके से प्राप्त ही नहीं होगा, तो संदेश कहाँ रह जाएगा, तो संदेश नहीं होगा। तो सुस्पष्ट संकेत जो कोलाहल स्तर से ऊपर हो, याद रखिएगा। प्रभावी श्रवण समावेश करता है, प्रभावी एक्टिव तरीके से सुनेंगे तो क्या
समावेश होगा अपने संदेश की समझ की पुष्टिकरण को। जब आप सही तरीके से सुनेंगे तब आप फीडबैक दे पाएंगे, पुष्टिकरण यानी फीडबैक दे पाएंगे। इफेक्टिव लिसनिंग में यह शामिल है कि अपने द्वारा संकेत को समझाकर पुष्टिकरण कहे हुए संदेश को सरल ढंग से व्यक्त करके किया जाए, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानवीय संप्रेषण प्रक्रिया के कुछ अंग नीचे दिए गए हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में घटने वाले सही क्रम को चुनिए। हमने क्या बताया था? सही क्रम क्या? स्रोत है, इनकोडिंग होती है, संदेश है, मार्ग है, फिर डिकोडिंग होती है, प्राप्तकर्ता, फिर पुनर्निवेश यानी वही फीडबैक, है ना। तो ये है फीडबैक को यहाँ पर पुष्टिकरण, पुनर्निवेश भी, तो यही चीज़ तो हमने बताए, आपको याद होनी चाहिए। देखिए यही क्वेश्चन पूछा है, क्या है कि सही क्रम को चुनिए। सही क्रम क्या है? सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर? संदेश होगा। फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ पर आपको दिया है 3, कोलाहल मतलब वही शोर, नॉइस वाली बात हो जाएगी, तो 3 दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर पुनर्निवेश, फीडबैक होगा। नॉइस तो बीच में ही रहती है ना, नॉइस तो बीच में ही रहेगी। संदेश जब जाएगा तो नॉइस बीच में रहेगी। अगर सही संदेश पहुंच गया तो नॉइस का कोई मतलब नहीं होगा। अगर गलत संदेश होगा तो फीडबैक भी आपका उसी प्रकार से आएगा, नॉइस के बाद ही आएगा, है ना। तो ये है, तो 2, 3, 1 इसके सही होंगे। निम्नलिखित में से कौन हमारे अंतर्निहित व्यवदोषों को स्पष्ट करता है, जो लोगों के व्यवहार की व्याख्या करने का ध्यान रखता है और जो दूसरों से संप्रेषण करने के लिए समुचित तरीकों को स्पष्ट करता है? तो संप्रेषण के नियम है, कम्युनिकेशन के रूल हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारे अंतर्हित व्यवदोषों को स्पष्ट करता है, जो लोगों के व्यवहार की व्याख्या करने का ध्यान रखता है ना। तो संप्रेषण नियम, संप्रेषण रूल होते हैं, हमारे अंतर्हित व्यवबोधों को स्पष्ट करता है, जो लोगों के व्यवहार की व्याख्या करने का ध्यान रखता है और दूसरों से संप्रेषण करने के समुचित तरीकों को स्पष्ट करता है। आप किस प्रकार से जानते हैं कि आदमी का व्यवहार कैसा है? वो सही तरीके से बात नहीं कर रहा, आप ही मान लीजिए कहीं पर पढ़ाई कर रहे हैं, घर गए और आपसे बड़े लोग हैं, आपके घराने में हैं, आपके पड़ोस में लोग हैं, आप उनसे उल्टा सीधा बात कर रहे हैं, सही तरीके से दुआ सलाम कुछ नहीं, बस सीधे कुछ उल्टा सीधा ही बोल दिए कि अंकल जी पानी ना फैलाया करो हमारे घर के सामने, नहीं तो कल हम आपको उड़ा देंगे। तो ऐसा कहेंगे तो फिर अलग बात हो जाएगी। अंतर व्यक्ति संप्रेषण में नीति शास्त्र, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में नीति शास्त्र, एथिक्स क्या है? एथिक्स क्या कहती है? एथिक्स तो क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इंटरपर्सनल एक दूसरे के साथ आपका जब संप्रेषण होगा तो नीति शास्त्र का उसमें क्या रोल होगा? नीति शास्त्र क्या कहती, नीति शास्त्र एथिक्स क्या कहती है? एथिक्स पढ़ेंगे आप तो एथिक्स क्या कहती? तो एथिक्स कहती है किस प्रकार से आपको एक्ट करना है, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपका समाज के लिए क्या दायित्व है, आपका परिवार के लिए क्या दायित्व है ना। ये सब नीति शास्त्र है, एथिक्स है। तो अंतर व्यक्ति संप्रेषण में नीति शास्त्र क्या है? समझने में अवरोध को बढ़ाता है, गलत। ईमानदारी के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है, गलत। विचारने योग्य नहीं है, गलत। विचारने योग्य है। आपको एथिक्स का जब नॉलेज हो जाएगा, आप पढ़ लेंगे तो आपके सोचने समझने की क्षमता थोड़ा सा बढ़ जाएगी। तो ज़रूर हम तो कहेंगे कि एक बार एथिक्स ये मत मान के पढ़िए कि हमें एग्ज़ाम निकालना है ना। जिस दिन आप ये सोच के पढ़ेंगे कि हमको ज्ञान लेना है, उस दिन आपको एथिक्स को समझ जाएंगे, आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। ओके, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है? सहायक क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन सा कौशल है, कौन सी स्किल है, योग्यता है आपके अंदर की किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक है? स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना, है ना। स्वैच्छिक रूप से ज़रूरत पड़े अपने दोस्त की सहायता करेंगे तो तभी जो है कि निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होगा। आपका दोस्त है, कोई ज़रूरत पड़ी, आप पहुंच गए तुरंत, है ना। आप चीज़ें उधार लेके निकल गए, फ़ोन कर रहा है कि भैया हमारा 500 रुपया दे दो, तो 500 रुपया आप दे ही नहीं रहे हो और फ़ोन भी नहीं रिसीव कर रहे, तो ये क्या सहायक थोड़े है? शक्ति अभिप्रेरण, दोबारा पैसा मांगे तब हम बताएंगे तुमको। पार्टी में प्रसन्न रहना है तो गलत है। स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना, जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है, आपके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है, तो वे एक प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, जिसे कहा जा सकता है। तो प्रतिक्रिया करेंगे। मान लीजिए आपके व्यवहार को, आपको किसी कार्य के लिए रोका जा रहा है,
कि मतलब अरे ये मत करिए, ये मत करिए, तो वे प्रतिक्रिया करते हैं, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्रतिघात बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रतिघात बोलते हैं उसको। अभी के अभी याद कर लीजिए, मनोवैज्ञानिक प्रतिघात इसको कहते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न करता है? कौन इंटरपर्सनल रिलेशंस के निर्माण में समस्या उत्पन्न करता है? एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, शर्मा रहे हैं, ऐसा शर्मा रहे हैं कि अरे अरे, शर्माओगे तो कैसे काम चलेगा? साइनेस तो सही नहीं है ना, एकदम दृढ़तापूर्वक अपनी बात कहिए कि हाँ ऐसा है, शर्मा वर्मा थोड़े रहें। अब ये शर्मीलापन जो है कि देखिए इंटरव्यू वगैरह होता है तो आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस किया करिए और अक्सर प्रयास किया करिए कि अपने से बड़ों के बीच में बैठिए। बड़ों के बीच में बैठेंगे, जैसे कोई रिश्तेदार आपके घर 2-4 लोग आए तो आप उनके बीच में बैठिए, उनसे वार्तालाप करिए, उनसे बात करिए, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपको ख़त्म होती हैं। इंटरव्यू में पहुँचना कोई मतलब वहाँ पे जाके डरना नहीं है कि कुछ लोग तो पसीना पसीना हो गए, पानी पी रहे हैं, ये वो, तो ये जब 4 लोग बैठेंगे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आपके घर से कि बाबू क्या पढ़ाई चल रही है वगैरह वगैरह, और कुछ लोग उसमें पढ़े लिखे रहते हैं तो बताओ बाबर के चाचा का क्या नाम था, है ना? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन दाग देते हैं। कुछ लोग होते हैं मिठाई कम लेके आएंगे, क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे, ऐसे होते हैं। निम्नलिखित संप्रेषण संजालों में किसमें समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने से निकटतम सदस्य से ही संप्रेषण करता है? तो वह सीरीज संजाल है। जब हमने पढ़ाया था तब हमने आपको बताया था, लेक्चर देखिएगा उसमें मिल जाएगा या PDF में देख लीजिएगा, तो ये सीरीज वाले में होता है। वृत्त नेटवर्क समूह सदस्य सिर्फ पड़ोसी सदस्य से बात करते हैं। दूसरे शब्दों में सूचना व संदेश समूह सदस्यों के बीच बगली रूप में भेजा जाता है। श्रृंखला नेटवर्क सूचना व संदेश एक, चलिए तो ठीक है। प्राप्त किए गए संदेश में कोई विचलनशीलता जिसका पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जा सकता गुणारोपित की जाती है भ्रम पर। भ्रम होता है कि प्राप्त किए गए संदेश में कोई विचलनशीलता जिसका पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जा सकता था गुणारोपित की जाती है भ्रम पर। प्राप्त किए संदेश में कोई विचलनशीलता जिसका पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जा सकता उसे कोलाहल शोर कहते हैं। शोर में संचार के हर अंग में मौजूद वे कारक शामिल है जो संदेश की उपयुक्तता या विश्वसनीयता घटाते हैं, अतः संचार प्रक्रिया के लिए किसी भी चरण में घटित हो सकती है। निम्नलिखित संप्रेषण के पक्षों में से बेमेल सब पद ज्ञात करें। संप्रेषण वगैरह बातचीत हो रही है तो पहुंचा कि नहीं, बाधा तो नहीं है, विषयों की प्राथमिकता वगैरह है ना। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कोई संप्रेषण आप कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ के लिए प्लानिंग बना रहे हैं। क्वेश्चन बनता है प्लानिंग बनाएंगे तो क्या करेंगे? पहले तो आप सोचेंगे, विचार करेंगे, ठीक है, विचार कर लिए उसके बाद निर्णय लेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे कि उसको पूरा बनाएंगे, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित संप्रेषण पक्षों में बेमेल पद ज्ञात कीजिए। विषयों की प्राथमिकता, बाधाएं भी होंगी। पहुँच मतलब कोई कंपनी आप लगाना चाहते हैं, कुछ शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हाँ ये करना चाहिए हमको, ये चलिए गेहूं का बिस्किट बनाएंगे, हम लोग गेहूं से बिस्किट बनाएंगे, तो बिस्किट बनाने के लिए विषय आपने प्राथमिकता दे दी कि बिस्किट बनाएंगे। उसके बाद आप सोचेंगे बाधा, बीच में तो बहुत ज़्यादा रुकावटें होंगी, फिर उसके बाद ये भी सोचेंगे कि कहाँ तक हम पहुँचा पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, व्यवहार का अर्थ इससे बेमेल है, अलग है। आगे झुकने का धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। आगे झुक रहे हैं, 4 लोग बैठे हैं, एक लोग कोई कुछ बोल रहे हैं, थोड़ा सा अगल बगल कुछ शोरगुल अगर हो रहा है, थोड़ा सा आगे झुक के बात कर रहे हैं, तो यानी एकाग्रता, मतलब एक पॉइंट भी गलत ना होना चाहिए, एक पॉइंट भी मिस ना होना चाहिए, एकाग्रता कहते हैं, है ना। आगे झुकना यानी यहाँ पर इंग्लिश में लीनिंग फॉरवर्ड धनात्मक व्यक्तिक संकेत है जो श्रोता द्वारा वक्ता की बात में रुचि एवं एकाग्रता का प्रदर्शन करता है या श्रोता की प्रतिबद्धता को भी व्यक्त करता है। आगे झुकना लीनिंग बैक विभ्रांति तथा अत्यधिक आत्मविश्वास का सूचक है। ओके, संप्रेषण में किस का नियम प्रयुक्त होता है? ये किसका नियम है पूछ लिया गया था 2012 में, तो KISS किसका नियम है? कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। बहुत चीज़ पूरे एक पन्ने में लिख दी गई है, कहेंगे उसको एक लाइन में बताओ, जैसे संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, है ना। तो संदर्भ होता है, फिर प्रसंग होता है, व्याख्या। तो व्याख्या तो आप करते हैं बहुत बढ़ा चढ़ा के, संदर्भ और प्रसंग में जो लिखते हैं बहुत कम लिखते हैं, है ना। तो वही कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल है। ओके, ठीक है, यही किसका नियम है? निम्नलिखित में से कौन सा कारण त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के रूप में व्यक्त किया जाता है? त्योरी चढ़ाना, किसी को त्योरी चढ़ा रहे हैं, मतलब
थ्योरी चढ़ाना का मतलब हो जाएगा कि एक तरह से किसी को कहते हैं कि अरे आपको चढ़ा रहे हैं, आप भागिए मत इनकी बातों में, इनकी बातों मत आइएगा, बहुत वो हो जाए। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति कभी कभी चिढ़ भी जाता है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य थ्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो चिढ़। थ्योरी चढ़ाना इस कॉलिंग का नकारात्मक संकेत किसी व्यक्ति या उसके कार्य में विचारों को नापसंद करने, उससे चिढ़ होने अथवा उस पर क्रुद्ध होने के लिए व्यक्त करता। नापसंद, पसंद नहीं है हमको। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण की बाधाओं में ग्रहिता की कमजोरी है? आप अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित होंगे, अभी भी मान लीजिए ये पुस्तक आपको कहीं आपको प्राप्त हो गई, तो आपके अंदर पूर्वाग्रह प्रेजुडिस होगा कि अरे हम तो पढ़ लेंगे खुद से ही। तो पूर्वाग्रह क्या होता है? ग्रहिता, आप सुनेंगे नहीं सही तरीके से, चीज़ें ग्रहण नहीं करेंगे आप। ओके, तो ये चीज़ें प्रेजुडिस होती है। ओके, तो आसपास शब्दार्थ नंबर, यही पूर्वाग्रह वगैरह में समस्याएं होती हैं लोगों को। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रभावी होता है? जब संदेश और चिन्ह सही संप्रेषित होते हैं, सब कुछ अगर सही तरीके से संप्रेषित होता है तो वो बहुत प्रभावी होता है। ओके, तो आज यहाँ तक सभी क्वेश्चन हो गए, आपको संभवतः चीज़ें समझ में आई होंगी। अब अगली बार अगला लेक्चर जो होगा उसमें 15 के बाद के जो 21 तक के क्वेश्चन है, प्रयास रहेगा वहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन निकाले जाएँ और आपको दिए जाएँ और सही तरीके से आप लोग पढ़ें उसको। तो ये, और अपना आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप एक्टिव लिसनर हैं तो आपके फीडबैक बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और फीडबैक से हमको भी एक तरह से मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए और बेहतर चीज़ें करें। ओके, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।